गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में द्वितीय पुस्तक के द्वितीय अध्याय के दूसरे सेशन में। आप देखिए, इस अध्याय का जो शीर्षक है, जो नाम है, वो है एक प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें पहले हम बहुत सारी चीजें आपको समझा चुके हैं और उन सारी चीजों को जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप उन्हें नहीं जानेंगे तो आपको यह सेशन समझ में नहीं आएगा। इस सेशन के कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है उस पर क्लिक करके आप पहले सेशन में जा सकते हैं। पहले सेशन को समझने के बाद ही आपको यह सेशन समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया कि प्रारंभिक स्थिति स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे देश की स्थितियां थी, उन स्थितियों में कांग्रेस इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो गई थी कि अन्य कोई दल उसकी बराबरी पे आने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। सोच तो नहीं सकता था, सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसके कारण हमने बता दिए हैं। हम वहां पे आपको दलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं स्वतंत्र पार्टी की। स्वतंत्र पार्टी 1959 में सी राजगोपालाचार्य के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचार्य के द्वारा 1959 में इसको बनाया गया। और यह पार्टी जो थी वो कहती थी कि राज्य के पूंजीवादी मॉडल पर विश्वास करती थी। ये राज्य के समाजवादी मॉडल पर विश्वास नहीं करती थी। इनका मानना था कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बहुत कम सीमित मात्रा में हस्तक्षेप होना चाहिए। ये अहस्तक्षेप की नीति को मानते हैं। व्यक्तिवादी अवधारणा पर चलते हैं, उदारवादी अवधारणा पर चलते हैं। ये समाजवाद की जो विचारधारा नेहरू जी अपना रहे थे उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने के पश्चात ये कहते हैं कि आप जो कूटनिरपेक्ष की नीति अपना रहे हैं वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय जो एक शक्तिशाली राज्य था, एक महाशक्ति थी अमेरिका, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उन्नत होती चली आ रही थी, तो इन नेताओं का मानना था कि भारत को गुटनिरपेक्षता जैसी अवधारणा से हटकर पूंजीवादी अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए और पूंजीवादी गुट में सम्मिलित होकर भारत के विकास को गति प्रदान करनी चाहिए। सोचिए आप क्या हो रहा था 1959 में, 1960 में। वो सारी गतिविधियां थी जो आज हो रही हैं। आज देखिए हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? अमेरिका। मोदी जी के सबसे बड़े मित्र कौन है? अमेरिका। अमेरिका रूपी मित्र को आज हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी ने 1959 और 60 के दशक में यह बता दिया था कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप इस आदर्शवाद में जा रहे हैं, वो गलत है। देश को विकास की रास्ते में अगर चलना है तो ये पूंजीवाद के साथ ही संभव हो सकता है। लेकिन उस दौरान किसी ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। ये जमीन की हदबंदी की भी मांग करते थे। क्या कहते थे? स्वतंत्र पार्टी के लोग हमेशा कहते थे कि जमीन की एक हदबंदी होनी चाहिए और एक सुसंगठित व्यापार के रूप में कृषि को किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय इनकी बातें स्वीकार नहीं की गईं।
इनके प्रमुख नेता थे के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी इत्यादि। स्वतंत्र पार्टी कुछ समय तक अस्तित्व में रही। इसके पश्चात कहीं ना कहीं सत्ता की दौड़ में वो पीछे पिछड़ती चली गई और आज स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व मुझे नहीं दिखाई देता। अगली जो पार्टी है जो कांग्रेस के विपक्ष में खड़ी हुई थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है। 1951 में जन्मी भारतीय जनसंघ पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई ये पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसका एक रूप भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ का विकास हो गया भारतीय जनता पार्टी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी इस समय आप देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत संगठन है। इसमें लगभग सारे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी पार्टी का प्रारंभिक रूप भारतीय जनसंघ के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी? अब आप समझिए कि भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी। अखंड भारत। अखंड भारत क्या? अखंड भारत भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलाकर एक बड़ा भारत बनाया जाए, अखंड भारत बनाया जाए जो टूट गया है। इस भारत को किसी भी तरीके से एक साथ मिलाकर एक अखंड भारत की परिकल्पना की गई थी, जिसके आधार पर विचार बनाए गए, कार्यालय में रणनीतियां बनाई जाती थीं और धीमे धीमे चलकर वो आज इस रूप में पहुंच गई कि संपूर्ण शासन में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाली अतिरिक्त रियायतों को, अतिरिक्त भारत के नागरिक होने के लिए जो रियायतें सभी को मिल रही हैं उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त रियायतें दी जाती हैं उसका इन्होंने विरोध किया। कहा यह तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और सभी को समान रूप में रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज थी। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने वर्षों तक शासन किया, इसलिए भारतीय जनसंघ के लोग अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति दोनों से ही रुष्ट रहते थे। भारतीय जनमानस में भारतीय संस्कृति और हिंदी को ही प्रमुखता देते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते थे और कहते थे कि हिंदी ही एक वो भाषा है जो भारत को एक सूत्र में बांधेगी। यहां बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं या हिंदी की प्रचलित बोलियां समझते हैं। ऐसी विचारधारा वाली वो एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। राष्ट्र, हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो वही चुनौतियां के रूप में कहते हैं एक राष्ट्र, एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति, ये भारत में होना चाहिए। इस हिसाब से वो अपनी स्थितियां बना रहे थे। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे, जिनके विचारों को से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं आज शासन का संचालन किया जा रहा है, शासन को चलाया जा रहा है। भारतीय जनसंघ के बारे में इतना ही। अगली चीज में हम देख लेते हैं कि कांग्रेस की जो प्रभुत्व की प्रकृति थी वो किस प्रकार की थी। कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो किस प्रकार का था। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर उनके संविधान के द्वारा केवल एक दल को ही
उस देश में शासन करने का अधिकार दिया गया है। उस देश में शासन एक पार्टी के द्वारा होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। इन बहुत सारी पार्टियों के माध्यम से शासन का संचालन हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। देख लेते हैं वो राज्य जिन राज्यों में एक दलीय शासन व्यवस्था है, जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया। ये ऐसे राज्य हैं जहां एक ही दल की सरकार होती है। दूसरा है सैन्य उपायों के कारण। सैन्य उपायों के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से एक ही दल को प्रधानता प्राप्त हो जाती है, बाकी दल को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियां भी कुछ राज्यों में होती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भारत में कतई नहीं है। ऐसे राज्य हैं म्यांमार, बेलारूस। ऐसे राज्य हैं जिनमें सैनिक तानाशाही के कारण या सैनिक प्रभाव के कारण एक ही दल को प्रमुखता दे दी जाती थी, लेकिन भारत में कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। हमारे यहां बहुत सारे दल थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे यहां बहुदलीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब बहुत सारे विकल्प हमारे पास हों। जब बहुत सारे विकल्प हमारे पास होंगे तब हम उनमें से एक का चुनाव कर पाएंगे। और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि हम चुने, अपना प्रतिनिधि हम स्वयं चुने, हमारा प्रतिनिधि जाके हमारे ऊपर शासन करे, हमारे लिए नीतियां बनाए। इस सशक्त लोकतंत्र की अवधारणा को लागू करते हुए कहीं ना कहीं प्रभुत्व कांग्रेस का था, लेकिन बहुत सारे दल उस समय मौजूद थे। अब देख लेते हैं कांग्रेस का एक विचारधारात्मक रूप में जो विकास हुआ। क्या है ये विचारधारा? प्रत्येक, अभी मैंने आपको बताया जनसंघ की विचारधारा। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है। उस विचारधारा को पढ़कर, समझकर, उसको जानने वाले लोग उस दल से जुड़ते चले जाते हैं। उस दल से की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की क्या विचारधारा थी, इसको समझ लेते हैं। 1885 में जब ह्यूम ने कांग्रेस का निर्माण किया, कांग्रेस को बनाया, तब कांग्रेस एक पढ़े लिखे, शिक्षित और नौकरी पेशा लोगों का बनाया हुआ एक क्या दबाव समूह था। दबाव समूह जानते हैं ना, कि जो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डाले, अपने हिसाब से नीतियां बनवाने में सफल हो, उसको दबाव समूह कहते हैं। तो कांग्रेस का प्रारंभिक रूप क्या था? पढ़े लिखे, शिक्षित और नौकरी पेशा लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाला एक दबाव समूह था। लेकिन इसका विकास होता है 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में ये एक जन आंदोलन के रूप में उठ खड़ी हुई और इसमें समस्त लोग आने लग गए। गरीब, अमीर, छात्र, नरमपंथी, गरमपंथी, उग्रपंथी, सारे लोगों का समावेश इसमें होने लगा। ये लगा कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिल रही हैं, बहुत सारी विचारधाराएं एक साथ आके मिल रही हैं। तो कांग्रेस एक ऐसी शरण स्थली हो गई थी जहां सारे लोग क्रम से आ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट भी बहुत समय तक कांग्रेस के साथ ही रहे। सोशलिस्ट तो कांग्रेस की एक शाखा ही थी। इन शाखाओं, इन स्थितियों में कांग्रेस एक बड़ी सहनशील पार्टी के रूप में उभरी। सहनशील का मतलब
अपने में समावेश करने के लिए दूसरों की आलोचना को सहन करने वाली पार्टी, ऐसी पार्टी जो दूसरों की आलोचना को सहन कर लेते हैं। कई बार मैंने देखा कि अटल जी इस बारे में बोलते हुए मिले कि उन्होंने संसद में जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की तो जवाहरलाल नेहरू ने आके बुरा नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? अटल जी के पास आके कहा कि तुम्हारे अंदर मुझे वो प्रतिभा दिखाई देती है कि वो एक निश्चित तौर से एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बने। यानी कि विपक्ष को बोलने का पूरा मौका था, किसी भी प्रकार के चीजों को दबाया नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में, ऐसे आदर्श में नया शासन चल रहा था। इस नए शासन में कांग्रेस अपने विशाल से विशालतम रूप में होती चली जा रही थी और सारी विचारधाराएं आकर लग रहा था जैसे कांग्रेस एक समुद्र हो गई हो। सारी विचारधाराएं आके वहीं मिल रही थी और कांग्रेस सबको अपने में समाहित करती चली जा रही थी। आज सारे दलों से लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। उस समय दल तो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन विचारधाराएं थी। अपनी अपनी विचारधारा छोड़ के लोग कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक विशाल से विशाल समूह लेती चली गई। आइए कांग्रेस के विषय में इतना ही। अब जान लेते हैं कि उस समय विपक्षी दल जो उभर रहे थे, जो उदय हो रहे थे, उन विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। विपक्षी दल बहुत नाम मात्र के थे, या कह लीजिए विपक्षी दल तो थे बहुत सारे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो नाम मात्र का था। जब अंतरिम सरकार बनी, हमने आपको बताया था कि शासन कैसे चला। ठीक है, 1947 से लेकर 1952 के पहले तक शासन किसने चलाया? अंतरिम सरकार ने चलाया। और वो अंतरिम सरकार में विपक्ष के भी दो मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन दोनों को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया था। यानी कि बोलने की पूरी स्वतंत्रता, विरोधियों को पूरी आजादी और विरोधियों की बात सुन के शासन में जो वो संशोधन करना चाहते थे वो करवाते थे। सरकार उनकी बात सुनती थी। ऐसी सरकार, ऐसे राजनेता, तब विपक्षी कहां पे बोल पाएंगे? या विपक्ष कहां पे जाके, जब विपक्ष के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है तो कैसे वो अपने ओर जनता को आकर्षित कर सकते हैं? वहीं बीच बीच में हमने कई बार देखा कि नेहरू जी का सोशलिस्ट प्रेम एकदम उजागर हो जाता था, कई बार उजागर होता था। और एक जगह तो मुझे ऐसा भी पढ़ने को मिला कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे मंत्रिमंडल में सम्मिलित होइए। मंत्रिमंडल में सम्मिलित, यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है तो सोचिए इससे बड़ी और क्या चीज होगी। ऐसी परिस्थितियों में एक शासन चल रहा था। उस शासन को, उस दौर को कहा गया एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक दलीय प्रभुत्व का दौर। आज ये पाठ यहीं तक ये समाप्त हो रहा है। मैंने आपको कई बार बताया कि आप नोट्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़ें। पहले तो ये कि ये वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देख के आप नोट्स बनाने का प्रयास करें। यदि आप फिर भी इसमें सफल नहीं होते हैं तो लास्ट में आपकी परीक्षा के कुछ दिन पहले ही हम आपको क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज करवाएंगे। इसलिए परेशान होने की, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।